इसरो दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट बना रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। इसरो और नासा एक दूसरे के साथ हाथ मिला के बना रहे हैं नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, शॉर्ट में नीसार सैटेलाइट, जिसका बजट होगा 1.5 बिलियन डॉलर्स, करीब 12,000 करोड़ रुपए का, जो इसे मानव इतिहास की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट बनाता है। पर आखिर इतना पैसा क्यों? वेल, इसलिए क्योंकि ये सैटेलाइट लोगों के जीवन का अंत देख सकती है और लोगों को उसके बारे में आगाह करके उस अंत को टाल भी सकती है। अब ये ऐसा कैसे करती है? आखिर इसमें ऐसा क्या लगा है जो इसकी कीमत को इतना बढ़ा देता है? एंड लास्टली, इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक्सक्लूसिव पार्टनर बनने के बाद ग्लोबल स्पेस रेस में इसरो की स्थिति कैसे बदल जाती है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 8011 ये आंकड़ा है दुनिया भर के उन लोगों का जिन्होंने केवल साल 2022 में बाढ़ की वजह से अपनी आखिरी सांसें ली थी। और अगर ये नंबर आपको ज्यादा लग रहा है ना, तो साल 1999 की बात ही मत कीजिए, जहां दुनिया भर में केवल बाढ़ आने की वजह से 34,809 लोग चल बसे थे। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश में हम अगर सिंगापुर में कोविड जैसी बड़ी महामारी से खत्म होने वाले लोगों का नंबर मिला दे, तो भी वो फिगर 25 से 26,000 के आसपास ही आएगा, जो फ्लड फैटालिटीज के सामने अभी भी कम है। और यहाँ पे हम केवल ऑफिशियल डेटा को कंसीडर कर रहे हैं, जो कितना सच होता है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। अब देखो, बीते 2 दशकों में नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, तूफान वगैरह, इन सब की वजह से करीब करीब 2 अरब, जी हाँ दोस्तों, 2 या 200 मिलियन नहीं बल्कि 2 अरब लोगों पे असर पड़ा है। ये बात खुद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में कही गई है। साल 2023 में दुनिया भर में केवल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 380 बिलियन डॉलर्स का नुकसान रिपोर्ट किया गया था, जो नंबर दुनिया के 160 देशों की जीडीपी से भी बड़ा है। अब यह आंकड़ा डराने वाला है जब ये सोचो कि ना सिर्फ दुनिया भर में कितने सारे लोग खत्म हो रहे हैं, बल्कि कितना सारा इकोनॉमिक लॉस देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स का समय रहते ना समाधान कर पाने की वजह से। ऐसे में विज्ञान और खास करके स्पेस साइंटिस्ट्स के सामने सबसे पहले ये उंगली उठाई जाती है कि क्या इस समस्या को सुलझाने का कोई भी तरीका नहीं है? वेल, अब है, और उसी सॉल्यूशन का नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, शॉर्ट में नीसार सैटेलाइट। तो देखो, नीसार बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट है जिसे नासा और इसरो मिलके डेवलप कर रहा है। और इस सैटेलाइट की खासियत यह है कि ये पृथ्वी के ऊपर से हर 12 दिन में उसकी मैपिंग करती रहेगी और उसका रियल टाइम डेटा वैज्ञानिकों को भेजती रहेगी। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यार, लैंडसैट प्रोग्राम जिसे नासा ने ही बनाया है, वो भी तो अर्थ की मैपिंग करने का काम 16 दिन में कर लेता है, वो भी केवल 855 मिलियन डॉलर्स की लागत में। तो आखिर में सवाल ये आता है कि पहला, इससे 2 गुना पैसे लगाकर नीसार बनाने की जरूरत ही क्या है? एंड दूसरा, धरती तो वहीं पर रहेगी, मैपिंग चाहे 16 दिन में करो या फिर 12 दिनों में, फर्क क्या पड़ता है? अब वैसे तो इसका जवाब बहुत ही डिटेल में दिया जा सकता है, पर शॉर्ट में अगर कहूं तो इसका जवाब छिपा है 2 P's में, प्रिसिशन और परफेक्शन। क्योंकि देखो, हमारी जो करंट मैपिंग सैटेलाइट है ना, लैंडसैट 8 को ही ले लेते हैं रेफरेंस के लिए, वो डेटा एक्वायर करने के लिए यूज करती है 2 सेंसर्स, जिनसे उन्हें एक्सेस मिलता है 11 स्पेक्ट्रम बैंड्स का। अब इसमें पहला सेंसर होता है ऑपरेशनल लैंड इमेजर यानी कि OLI, जिसका काम होता है ऑर्बिट से पृथ्वी की फोटोज लेना। आप गूगल मैप्स में जो सैटेलाइट व्यू देखते हो ना स्ट्रीट्स का, वो सैटेलाइट्स के इन्हीं सेंसर से ऑब्टेन किया जाता है। और दूसरा मेजर सेंसर इन सैटेलाइट्स में होता है थर्मल इंफ्रारेड सेंसर यानी कि TIRS, जो सरफेस टेम्परेचर और हीट एमिशंस को मॉनिटर करने के काम आती है। अब आपके फोन में वेदर ऐप के अंदर जो भी रियल टाइम टेम्परेचर दिखता है ना और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के एनालिसिस मिलते हैं, उसमें इन सेंसर्स का काफी ज्यादा रोल होता है। अब देखो, ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम ग्लोबली पूरी दुनिया की तस्वीरें खींच सकते हैं, टेम्परेचर्स का पता लगा सकते हैं, इवन जो हमें चक्रवात की जानकारियां मिलती है और हम जो आज किसी एरिया में टॉर्नेडो हिट करने वाला है इसके बारे में पता कर लेते हैं, ये काबिलियत भी हमें इन सैटेलाइट से ही मिलती है। क्योंकि इन सैटेलाइट्स में जब भी किसी समुद्री इलाके के ऊपर इस तरह का सर्कुलर एरो मोशन डिटेक्ट किया जाता है, तो इसकी ट्रेजेक्टरी को देख के साइक्लोन अलर्ट्स जारी कर दिए जाते हैं। अब साइक्लोन प्रेडिक्शन के इस एडवांटेज की वजह से हर साल लाखों लोग और लाखों डॉलर्स बचते हैं।
और किसी तरह अगर यही प्रेडिक्शन बाकी सारी आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन जैसी चीजों के लिए भी की जा सके तो ना सिर्फ 380 बिलियन डॉलर्स का नुकसान 200 बिलियन डॉलर्स तक कम हो सकता है, बल्कि हजारों परिवार बच भी सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि करंटली हमारी कोई भी सैटेलाइट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और बैंड से इक्विप्ड नहीं है कि वो टोपोग्राफी एनालिसिस कर सके, और इसी का समाधान है नीसार सैटेलाइट। देखो, जनरली सारी सैटेलाइट्स केवल एक वेवलेंथ के बैंड को ही कवर कर पाती है, जिससे उनके एनालिसिस कैपेबिलिटी काफी कम हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई एक्स सैटेलाइट है जिसमें ऐसी वेवलेंथ्स का रडार लगा हुआ है जो जंगलों को डिटेक्ट करने के काबिल होगा, तो वो सैटेलाइट ना केवल जंगलों को ही एनालाइज करने तक ही सीमित रह पाएगी। मगर नीसार के अंदर दो तरह के सिंथेटिक अपर्चर रडार मौजूद है, एक एल बैंड का और एक एस बैंड का, और इन बैंड से पूरा गेम कैसे चेंज हो जाता है, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखो दोस्तों, जो एल बैंड का रडार है ना, वो करीब 1.25 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को हैंडल कर सकता है। आसान भाषा में कहे तो जैसे जंगल है, अब जंगल के नीचे चाहे कितनी ही सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा हो या जमीन धंसती चली जा रही हो, ऊपर से या सैटेलाइट से देखने पे वो डिटेल बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि जंगल की सतह को ढकने के लिए घने पेड़ पौधे मौजूद होते हैं। मगर ये अपर्चर रडार्स ना सिर्फ घने से घने पेड़ को बाईपास करके उस जमीन को, वहां की मिट्टी और मिट्टी के मॉइस्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बल्कि 4 मिलीमीटर जितने प्रिसाइज एनुअल डिग्रेडेशन को भी वहां आसमान से उड़ते उड़ते ही देख के रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये ना बहुत बड़ी बात है। I mean, हमारे नाखून महीने भर में करीब 3.47 मिलीमीटर्स बढ़ते हैं। एक चावल का दाना भी 5.5 मिलीमीटर बड़ा होता है, इस लिमिट से भी 1.5 गुना बड़ा। और इतने जरा से डिग्रेडेशन को अगर कोई सैटेलाइट हर 12 दिन में अंतरिक्ष से नोटिस कर पा रही है, तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। जब भी किसी भी इलाके में लैंडस्लाइड या भूस्खलन होने वाला होता है ना, तो उससे पहले उस इलाके की जमीन डिग्रेड होने लगती है, यानी वो धीरे धीरे धंसने लगती है, जो इतनी ज्यादा धीरे या अननोटिसेबल मार्जिन पे होती है कि कोई भी उस पे ध्यान नहीं दे पाता। एंड ऑफ कोर्स हर 2 हफ्ते में बार बार भारत की हर जमीन नापने कौन आएगा, क्योंकि वो भी अपने आप में काफी टाइम टेकिंग और लेबर इंटेंसिव प्रोसीजर है, जिस वजह से लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि जमीन धंस भी रही है और हादसे हो जाते हैं। अभी 16 जुलाई 2024 के दिन ही कर्नाटका के अंकोला में गंगावाली नदी के पास भूस्खलन हो गया था, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मृत्यु का अंदेशा आया था। और ये आंकड़े कम से कम हैं, इस बात को खुद एजेंसीज ने रिपोर्ट किया था। तो असल कॉज़ैलिटीज कितनी होंगी ये तो भगवान ही जाने। अब जरा सोच कर देखिए कि ऐसे में अगर इसमें और इसकी तरह बाकी इलाकों में समय रहते जमीन के धंसने की रियल टाइम इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज तक पहुंचाई जाए, तो ना सिर्फ वहां और उसके आसपास रहने वाले लोगों को विस्थापित करके उनकी जान बचाई जा सकती है, बल्कि उस रीजन को कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद करके एक बहुत बड़ा हादसा टाला जा सकता है। और बाकियों की भी जान बचाने के साथ साथ अगर उस रीजन में कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जो महंगी हो, तो फाइनेंशियल लॉसेस भी कम किया जा सकता है। और यहाँ स्पेशलिटी खत्म नहीं होती, ये एल बैंड रडार ना अर्थ की सरफेस में 1-1 सेंटीमीटर तक के चेंजेस को डिटेक्ट करके उसे रिपोर्ट करने के केपेबल रहेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर अंटार्कटिका में 12 जनवरी के दिन जिस ग्लेशियर को 6322 सेंटीमीटर का मेजर किया गया था, अगर 24 जनवरी यानी अगली मैपिंग के वक्त वो ग्लेशियर 6321 सेंटीमीटर का भी हुआ, तो उस 1 सेंटीमीटर के बदलाव को भी ये सैटेलाइट डिटेक्ट करके रिपोर्ट कर देगी। और मेरे दोस्त, ये खासियत केवल जमीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इंस्ट्रूमेंट सी लेवल के भी 1-1 सेंटीमीटर तक के बदलाव को एनालाइज करने के केपेबल रहेगा, जो हमें बिना किसी महंगे इंस्ट्रूमेंट के ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री स्तर पर हो रहे विनाशकारी बदलाव की जानकारी देने में काफी सहायता कर देगा। अब यार, जब सारा काम एल बैंड ही कर दे रहा है, तो एस बैंड क्या पैसों की बर्बादी है? वेल, ऐसा भी नहीं है। जिस तरह एल बैंड का 1.25 गीगाहर्ट्ज का रडार प्रिसीजन और छोटी सी छोटी डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह एस बैंड का रडार 3.2 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को हैंडल कर सकता है, जो जनरली काम आता है बड़े लैंड मासेस को एनालाइज करने के लिए, जैसे बड़े बड़े शहर, माउंटेन रेंजेस, वॉल्केनो और इवन टेक्टोनिक प्लेट्स।
तो देखो, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स को एनालाइज करते हुए इस सैटेलाइट की मदद से ये फोरकास्ट किया जा सकता है कि क्या आगे आने वाले समय में दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कुछ इस तरह से इंटरैक्ट कर सकती हैं कि उनसे भूकंप आए, और अगर ऐसी किसी घटना के घटने की संभावना सिमुलेशन में 90 to 95% से ज्यादा होगी तो उस जगह पे हाई अलर्ट घोषित करते हुए बड़ी बड़ी कैलामिटीज को रोका जा सकता है और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को पहले ही रीलोकेट किया जा सकता है। अब चूंकि 3 साल तक चलने वाला ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें यूज होने वाला एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, जीपीएस रिसीवर्स के लिए हाई रेट टेलीकम्युनिकेशन सब सिस्टम, एक सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सब सिस्टम, ये सब कुछ नासा प्रोवाइड कर रही है। वहीं पर अगर हम बात करें इसरो की, तो वो इस मिशन में एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, सैटेलाइट बस यानी कि वो रॉकेट जिसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो, और लॉन्च व्हीकल कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस सैटेलाइट को लॉन्च भी किया जाएगा श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और इसे लॉन्च करने की सारी जिम्मेदारी को 0 से 1 तक इसरो ही मॉनिटर और मैनेज करेगा। हालांकि ये तो हो गई वो बातें जो इस मिशन को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बनाती है, मगर जिस चीज के लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड और होपफुल हूं वो है इस डेटा के ओपन सोर्स का होना। देखो, निसार द्वारा कैप्चर किया गया सारा का सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल होगा, जहां अभी जो डिटेल्स हमारे सामने रखी गई है उसके हिसाब से नॉर्मल केसेस में ये डेटा नासा तक पहुंचने के 1 से 2 दिन बाद पब्लिक करा जाता रहेगा, जबकि इमरजेंसी केसेस जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स में ट्रांसमिट होने के कुछ ही घंटों के अंदर इसे पूरी दुनिया के लिए पब्लिक कर दिया जाएगा, और कोई अनचाही रीडिंग भी विद वार्निंग सभी को कन्वे कर दी जाएगी। अब मैं इसके लिए क्यों एक्साइटेड हूं? इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिपेंडेंट डेवलपर्स और रिसर्चर्स। देखो, मैं आए दिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाता रहता हूँ। इवन हमारी टीम में भी एक आध कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स हैं जिनमें काफी सारा पोटेंशियल है और काफी लोगों ने बहुत कुछ डेवलप भी किया है। पर जब बात आती है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की ना, जो वाकई दुनिया में एक चेंज ला सके, खासकर ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है डेटा। आज चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डेटा फीड करके रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशंस जैसे टेक्निक्स की मदद से कई पर्सनलाइज्ड एआईज बनाए जा सकते हैं, जो काफी सारा डेटा होने की वजह से इवन कैंसर को भी अर्लीस्ट स्टेजेस में डिटेक्ट कर पाने की काबिलियत रखते हैं बिना किसी डॉक्टर के, क्योंकि उनमें कैंसर पेशेंट्स की रिपोर्ट्स और रीडिंग्स का इतना डेटा फीड किया गया है कि अगर आप अपनी रिपोर्ट या अपनी रीडिंग को भी उन मॉड्यूल्स में अपलोड करेंगे तो वो आपकी कंडीशन एनालाइज करके आपके हालत प्रिडिक्ट कर सकती है, वो भी 90% तक की एक्यूरेसी के साथ। दोस्तों, आज जियोलॉजी में भी ऐसे एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं जहां केवल रियल टाइम लोकेशंस और उसके एरियल इमेजेस को देखकर उस जगह की फ्यूचर कंडीशन, क्रॉप यील्ड, यहां तक कि वहां आगे आने वाले सालों में कौन से तरह के डिजास्टर्स कब आ सकते हैं ये तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मगर प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स अगर कहीं चूक रहे हैं तो वो है सिर्फ डेटा में। अब जिस तरह से कैंसर रिपोर्ट्स का डेटा फीड करके 90% तक की प्रिडिक्शन एक्यूरेसी अचीव करी गई है, उसी प्रकार अगर डेवलपर्स तक अर्थ का डिजास्टर ओरिएंटेड ये डेटा आए और इसे और रिफाइन करके अगर एआई को ट्रेन करने लायक बनाया जाए तो इसका इस्तेमाल करके ना सिर्फ दुनिया भर में ऐसी कई एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स बन सकते हैं जिन्हें सैटेलाइट्स में एम्बेड करके रियल टाइम डिजास्टर ट्रैकिंग इनिशिएट की जा सके, बल्कि ऐसे एआई मॉडल्स भी बनाए जा सकते हैं जिनमें केवल सैटेलाइट इमेज को ऊपर से देखकर ही किसी अर्बन एरिया का मॉडल कंस्ट्रक्ट किया जा सके। अब इसको ऐसे समझो, हमारा एस बैंड रेडार अर्बन एरिया की पूरी नेटवर्क कवरेज को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है और ये सैटेलाइट रियल लाइफ इमेजेस निकालने के भी काबिल रहेगी। अब कल को अगर दुनिया की कुछ सबसे स्ट्रक्चर्ड सिटीज का रेफरेंस लेते हुए मैनुअल आर्किटेक्ट या इवन एआई को भी किसी खाली जमीन के ऊपर की सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड की जाए तो इससे हमारे अर्बन सिटीज को प्लान करने का काम 10 गुना तेजी से हो सकता है। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जमीन और वहां की मॉइस्चर और बाकी फैक्टर्स को देखते हुए उसकी क्वालिटी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लायक है भी कि नहीं, इसका रफ एनालिसिस ये सैटेलाइट पहले ही कर चुकी होगी, जिस वजह से मैनुअल टीम को बस उस डेटा को वेरीफाई भर ही करना पड़ेगा, जबकि पहले उन्हें स्क्रैच से सारे सैंपल्स लेके फिर काफी लंबे समय तक जांच करनी पड़ती थी। इसके अलावा जिस तरह से आज सूरज जैसे टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल्स इतने एडवांस हो गए हैं, उसी प्रकार आगे जाके सैटेलाइट के डेटा को एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेटा के साथ सिंक्रोनाइज करके क्या पता ऐसे टेक्स्ट टू डिजाइन मॉडल्स भी आ जाए जिसमें केवल प्रॉम्प्ट डाल के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की डिजाइन डेवलप हो जाएगी।
और आर्किटेक्ट को भी एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा जिसमें चेंजेस करके वो फाइनल डिजाइन तक पहले से कई गुना तेजी से पहुंच पाएगा। अब वैसे तो ये निसार प्रोजेक्ट बिना किसी एक्सटेंशन के सिर्फ 3 साल के होने वाला है, जिसे बाद में एक्सटेंडेड किया जा सकता है, पर हमें इससे जो डेटा मिलेगा उससे ह्यूमैनिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी एंडलेस है। और मैं पर्सनली भी उसको लेकर काफी एक्साइटेड हूं जब सोचो कि इस एनालिसिस की मदद से हम किस किस फैसिनेटिंग रिजल्ट और डिस्कवरी तक इंडिपेंडेंटली पहुंच सकते हैं। मगर इस पे आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप भी नासा और इसरो की इस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए उतना ही एक्साइटेड हो जितना कि हम हैं। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूं कि यह नया साल आप सबके लिए बहुत ही खुशहाल होगा और आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए सक्सेस के रास्ते लेकर आएगा। आप सभी को अंतरिक्ष टीवी की टीम और मेरी ओर से ए हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है अंटार्कटिका में एक ऐसे व्यक्ति के सफर के बारे में जिसने अपने आखिरी दम तक कभी भी हार नहीं मानी और अंटार्कटिका में वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाकर लौटा था। अब आखिर कौन था वो व्यक्ति और उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।